हेलो डियर्स, माई सेल्फ रंजन फ्रॉम रॉक द एग्जाम। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री के बुक से चैप्टर नंबर 1 का द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। टॉपिक नंबर इसी का हम टॉपिक नंबर 3 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम है द रेवोल्यूशन ऑफ 1830 टू 1848। इसको एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है। 1830 से 1848 यानी अप्रॉक्स 18 ईयर्स का जो पीरियड था उसको एज ऑफ रेवोल्यूशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इस पीरियड्स में 18 ईयर्स का जो पीरियड था इसमें बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए थे। तो इसका सब टॉपिक आता है अपना रेवोल्यूशन ऑफ 1830। तो रेवोल्यूशन ऑफ 1830 यानी 1830 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें जनरली 2 रेवोल्यूशन हुए थे। पहला जुलाई रेवोल्यूशन और दूसरा हुआ था ग्रीक रेवोल्यूशन। यस, पहला जुलाई और दूसरा ग्रीक। तो पहले हम बात करेंगे जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में। जुलाई रेवोल्यूशन, इसमें क्या क्या हुआ था ये हम देखेंगे। पहला कि जो बॉर्बन किंग यानी आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो मालूम होगा आपको कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम बॉर्बन किंग को ओवरथ्रोन कर दिया गया था। उसके बाद नेपोलियन आया था, लेकिन फिर जब नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू में डिफीट हो गया प्रूसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन से, तो ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन हुआ, जिसमें फिर से कंजर्व कर लिया गया बॉर्बन किंग को। तो जो 1815 में बॉर्बन किंग आया था उसको फिर से ओवरथ्रोन कर दिया गया 1830 में, और लुइस फिलिप को यहाँ का हेड बनाया गया। दूसरा चेंजेस क्या आया जुलाई रेवोल्यूशन में? ब्रुसेल्स बेल्जियम का कैपिटल है। तो ब्रुसेल्स में अंडर यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड के अंडर में रेवोल्यूशन शुरू हुआ था ब्रुसेल्स में। तो ये हम 2 टॉपिक कवर किए जुलाई रेवोल्यूशन के बारे में। यहाँ पे लुइस फिलिप का फिगर है, आप देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रीक रेवोल्यूशन। ग्रीक का रेवोल्यूशन कैसे हुआ? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ड्यूक मेटरनिक था ना, जो ऑस्ट्रियन चांसलर था, ट्रीटी ऑफ वियना जो होस्ट किया था, वो बोला था कि फ्रांस जब जब छींकता है, स्नीज करता है, तो जितना भी यूरोप है, रेस्ट ऑफ यूरोप, बाकी पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है, यानी सर्दी हो जाती है बाकी सारे यूरोप को। तो ये ड्यूक मेटरनिक का स्टेटमेंट था। अब हम देखेंगे थोड़ा सा ग्रीक रेवोल्यूशन के बारे में कि ग्रीक यूनिफाई कैसे हुआ, इसका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, रेवोल्यूशन कब चालू हुआ यहाँ पे। तो ग्रीक के बारे में हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो ग्रीक रेवोल्यूशन में पहला क्या हुआ कि ओटोमन अंपायर के अंडर में 1821 में ग्रीक अपने कंट्री को एक यूनिफाई नेशन स्टेट बनाने के लिए 1821 में रेवोल्यूशन शुरू किया था, स्ट्रगल शुरू किया था। यस, यहाँ पे स्ट्रगल 1821 में शुरू हुआ। वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से और कुछ आर्टिस्ट इसको हेल्प किए थे, यानी कि ग्रीक को एक नेशन स्टेट बनने में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो था, कुछ पोएट्स, कुछ आर्टिस्ट भी हेल्प किए थे। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन हुआ और ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर कर दिया गया कि 1832 से ग्रीक एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो अपना एक टर्म आता है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि एक नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, यानी अपने देश के प्रति प्यार का भावना उत्पन्न करना एक कल्चरल मूवमेंट के थ्रू, उसी को हम रोमांटिसिज्म कहते हैं। तो जो नेशन स्टेट का आइडिया था ना, नेशनलिज्म का आइडिया था, जो नेशनल सेंटीमेंट्स का आइडिया था, ये सिर्फ वार और टेरिटोरियल के एक्सपेंशन से नहीं आया। ये सिर्फ वार्स और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आया, इसमें कल्चर भी रोल प्ले किया है। मेन रोल रोमांटिसिज्म को डेवलप करने में, यानी नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स को डेवलप करने में मेन रोल कल्चर का ही है। आइडिया ऑफ नेशन कहाँ से आया? तो कल्चर ही रोल प्ले किया। इसको नेशन स्टेट का आइडिया लाने में पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक भी काफ़ी हेल्प किए थे। तो एक आते हैं फिलोसोफर, जर्मन फिलोसोफर थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे, जोहान गॉटफ्राइड। यस, इनका जन्म हुआ था 1774 में और इनका डेथ हुआ था 1803 में। ये कल्चर के थ्रू लोगों के बीच में नेशनल सेंटिमेंट्स डेवलप करना चाहें। कैसे? तो फोल्क डांस के थ्रू, फोल्क सॉन्ग के थ्रू, पोएट्री के थ्रू। फोल्क सॉन्ग क्या होता है?
जैसे लोकल सॉन्ग महाराष्ट्र का ले ले तो वहाँ का जो लोकल सॉन्ग है, फिर दूसरे किसी भी स्टेट का जैसे बिहार का ले ले यहाँ का भोजपुरी सॉन्ग है, तो इसको हम फोल्क सॉन्ग बोलते हैं। इसी तरह फोल्क डांस हर स्टेट का अपना अपना होता है। तो वही ये फोल्क सॉन्ग और फोल्क डांस फोल्क पोएट्री के थ्रू नेशन स्टेट का आइडिया लोगों के दिलो दिमाग में डेवलप किए थे। और लैंग्वेज भी रोल प्ले किया। नेशन स्टेट का आइडिया नेशनलिस्ट सेंटीमेंट को डेवलप करने में लैंग्वेज भी रोल प्ले किया था। सिर्फ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स वार से और टेरिटोरियल एक्सप्रेशन से नहीं आया। तो ट्रीटी ऑफ वियना में हम लोग देखे थे कि रसिया को पोलैंड मिला था। हाँ, हम लोग देखे थे ट्रीटी ऑफ वियना जो 1815 में हुआ था कि रसिया को पोलैंड मिला था। तो रसिया क्या किया कि वहाँ से पोलैंड से पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया और वहाँ पे रशियन लैंग्वेज इटेब्लिश कर दिया, जिससे क्या हुआ कि वहाँ रेवोल्यूशन छिड़ गया। यस, पोलिश वाले को लगा, पोलैंड वाले को, कि अरे ये तो मेरा कंट्री है, यहाँ से हम अपना पोलिश लैंग्वेज क्यों छोड़े, रसिया कौन होता है हमें हमारे लैंग्वेज को इरेडिकेट करने वाला। 1831 में रेवोल्यूशन शुरू हो गया। और लेकिन रसिया तो उस टाइम पे मजबूत था, तो क्या किया कि पोलैंड के जो भी रेवोल्यूशन चल रहा था अल्टीमेटली उसको दबा दिया। और जो भी वहाँ रेवोल्यूशनरी थे, जो रेवोल्यूशन करने वाले थे, उनको साइबेरिया भेज दिया। जैसे कि बाइशॉप्स हो गए, प्रीस्ट पुजारी लोग हो गए, ये लोग रेवोल्यूशन कर रहे थे वहाँ पे पोलैंड में। तो इनको पनिशमेंट के तौर पे साइबेरिया भेज दिया जेल में, या फिर किसी किसी को जेल भेज दिया, किसी किसी को साइबेरिया भेज दिया। साइबेरिया एक रसिया का ही जगह है जहाँ पे हमेशा माइनस में ही टेम्परेचर आता है। तो फिर दोबारा तो कोई सोचेगा भी नहीं कि हम रेवोल्यूशन करने चले। तो एक अपना टॉपिक आता है सब टॉपिक, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। यस, तो इसमें क्या क्या हुआ एक एक करके टॉपिक वाइज पॉइंट वाइज हम देखेंगे। 1830 का जो ईयर था ना, इसको ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप ईयर कहा जाने लगा। इस ईयर में रैपिड इंक्रीज हुआ था पॉपुलेशन में। तो क्या हुआ, जब रैपिड इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में तो रूरल एरिया से पीपल सिटीज के तरफ माइग्रेट करने लगे। मशीन मेड गुड से पूरा इंग्लैंड से इंपोर्ट होने लगा, जिसके कारण सामान का दाम जो मशीन मेड गुड था वो सस्ता मिलने लगा, जिससे स्मॉल प्रोड्यूसर को लॉस होने लगा। अब इंग्लैंड से मशीन मेड गुड इंपोर्ट होने लगा और वो सस्ता था, जिसके कारण प्रोड्यूसर को लॉस होने लगा अपना सामान बेचने में। 1848 में फूड का शॉर्टेज हुआ। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन रैपिडली इंक्रीज किया था, तो फूड शॉर्टेज हुआ, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, बेरोजगारी भी बढ़ गया। और अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो पेरिस का पॉपुलेशन था वो अब सड़क पे आ गया। लुइस फिलिप जो वहाँ के हेड बनाए गए थे, हम लोग आगे देखे हैं 1830 में कि लुइस फिलिप को हेड बनाया गया था, लेकिन अब लुइस फिलिप को वहाँ से भगा दिया गया कि हट, अब तुमसे कुछ नहीं होने वाला, तुम जाओ यहाँ से, उसको भगा दिया गया। तब क्या हुआ, कुछ चेंजेज आए वहाँ पे। यस, कुछ चेंजेज आए। क्या चेंजेज आया? पहला चेंजेज कि राइट टू वोट मिला पीपल्स को। जो भी 21 के अबव थे उनको राइट टू वोट मिला, वोट देने का अधिकार मिला। राइट टू वर्क, काम करने का अधिकार मिला। 1845 में क्या हुआ कि जो वीवर्स थे ना, वे लोग रेवोल्यूशन किए कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में सेलेसिया में। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उनके पेमेंट को डिक्रीज कर दिया था। 4 जून 1845 को 2 बजे, दोपहर 2 बजे 2 PM है, लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स, यानी पीपल वीवर्स का बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हुआ, इमर्ज हुआ अपने घर से और पेरिस के सड़कों पे और डिमांड किया हायर वेजेज का। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था ना, वो अपने फैमिली के साथ 11 वीवर्स को शूट कर दिया और नेबरिंग विलेज में अपने फैमिली के साथ भाग गया। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स से फिर अपना एक सब टॉपिक आता है। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, यानी 1848 में जो रेवोल्यूशन हुआ था उसको लिबरल्स के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। लिबरल्स कौन था? तो ये जो मूवमेंट था ना रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स वाला, इसको मिडिल क्लास कंट्रोल कर रहे थे, लीड कर रहे थे। उसके बाद ये क्या चाहते थे? ये पार्लियामेंट चाहते थे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स चाहते थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रीडम ऑफ प्रेस हो गया,
इसके बाद फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, यानी हम एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं। हम फ्रीडम ऑफ प्रेस चाहिए हमको, जैसे इंडिया के पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वैसा उस टाइम पे भी वो लोग डिमांड किए कि हमको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। और ये मूवमेंट 1848 में शुरू हुआ। इसको मिडिल क्लास लीड कर रहे थे। ये पार्लियामेंट चाहते थे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल चाहते थे, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इन टाइप से। और जर्मन रीजन में पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म होने लगा जहाँ पे मिडिल क्लास पीपल ज़्यादा थे। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स में और क्या क्या हुआ कि वहाँ के लोग जो मिडिल क्लास थे वो फ्रैंकफर्ट जगह का नाम है, वहाँ पे जर्मन नेशनल असेंबली के लिए इलेक्शन हुआ 18 मई 1848 को, जहाँ पे 831 मेंबर्स इलेक्ट हुए और वो लोग जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उन लोगों को इलेक्ट किया गया। वो लोग अब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे जर्मन नेशन को। लेकिन जो फ्रेडरिक विलियम फोर था, प्रूसिया का किंग, ये और बाकी सारे मोनार्क के साथ मिल गया और सारे दूसरे कंट्री के जो भी मोनार्की थे, राजा महाराजा थे, उनके साथ ज्वाइन हो गया और ये जो इलेक्टेड असेंबली हुआ था ना, इसको अपोज करने लगा। तो हुआ क्या, पार्लियामेंट बिकेम डोमिनेट बाय द मिडिल क्लास। जो पार्लियामेंट था उसमें सिर्फ मिडिल क्लास ही थे। अभी हम लोग ऊपर देखे थे कि मिडिल क्लास ही फॉर्म हुआ था पार्लियामेंट, वो पूरे पार्लियामेंट में ज़्यादा मिडिल क्लास ही थे। और अब मिडिल क्लास का मेजोरिटी वहाँ ज़्यादा हो गया, तो वो लोग डिमांड, जो वर्कर्स और आर्टिसंस का डिमांड था, उसको नहीं मानने लगे, रेसिस्ट करने लगे। तब क्या हुआ कि ये लोग बोले कि अच्छा बेटा, हम ही लोग तुमको वोट किए और हम ही को अब मेरा ही डिमांड रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, हम लोग अपना सपोर्ट हटा लेते हैं। तो ये लोग आर्टिसंस और वर्कर्स मिडिल क्लास से अपना सपोर्ट हटा लिए। तब क्या हुआ कि ट्रूप्स आए और नेशनल असेंबली को डिसेबल्ड कर दिए, यानी कि मिला जुला के जो इनका इलेक्शन हुआ था, इन लोगों के हाथ में जो पावर आया था मिडिल क्लास के, वो फिर से पावर खत्म हो गया। लेकिन 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 कुछ चेंजेज आए। क्या चेंजेज आया, सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर को एबॉलिश कर दिया गया। ये सर्फडम और बॉन्डेड लेबर का जो सिस्टम था वहां पे, उसको एबॉलिश कर दिया गया। हैब्सबर्ग रूलर्स जो थे ना, वो हंगेरियंस को ऑटोनॉमी ग्रांट किए, हंगेरियंस को ऑटोनॉमी ग्रांट किए 1867 में। तो यही दो चेंजेस आया था उस टाइम पे। तो हम लोग अब तक द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का 1, 2 एंड 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक 4 डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।